जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हमारे चैनल पे स्वागत करते हैं लॉफुल स्टडी चैनल पे। बात करेंगे। आज हम किस पे बात करेंगे? शिक्षण पे बात करेंगे, टीचिंग पे। टीचिंग मेथड क्या क्या होते हैं और टीचिंग किसको बोला जाता है, टीचिंग किस क्या क्या होता है। ठीक है, टीचिंग के क्या क्या प्रकार हैं, टीचिंग के मेथड्स क्या क्या हैं, तो वो हम जानेंगे आज। चलिए आगे बात करते हैं हम। शिक्षण एक स्व उद्देश्य यानी कि गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया है। किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही शिक्षण शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। ठीक है, किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही शिक्षण के विभिन्न क्रियाओं का क्या किया जाता है कि आयोजन किया जाता है। ठीक है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य को साधते हुए किसी को सीखना, यानी किसी चीज को सीखना। लक्ष्य को साधते हुए किसी चीज को सीखना क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। ठीक है, टीचिंग यानी इसमें क्या क्या आता है ये हम देखेंगे। जॉन डीवी ने शिक्षण को एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया। जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया है, ट्राइपोलर माना है। शिक्षण के लिए हमें छात्र, अध्यापक और वातावरण की जरूरत होती है। इसी वजह से शिक्षण एजुकेशन को त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा गया है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया पूछेगा किसने दिया है शिक्षण की, तो जॉन डीवी साहब ने दिया है। ठीक है, आइए दोस्तों, ये मेरी खुद का नोट्स है, तो आप लोग इस पे ध्यान से देखिएगा और खुद का एक्सपीरियंस है। और मैंने फर्स्ट टाइम पे ही क्लियर किया सीटेट दोनों पेपर। तो आप लोग चलिए आगे देखते हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। त्रिध्रुवी प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे इसमें बोला कि ट्राइपोलर, यानी कि ये देखिए ट्राइपोलर, एक पोलर, इसमें आप देख सकते हैं कि ट्राइपोलर। चलिए कलर इसका चेंज कर देते हैं हम। आगे देखिए ट्राइपोलर यानी कि ये देखिए, ये क्या है कि एक पोल ये है, एक पोल ये है, एक पोल ये है। एक पोल पे हमको क्या चाहिए कि छात्र चाहिए। छात्र यानी कि स्टूडेंट, एस फॉर स्टूडेंट। फिर हमको क्या चाहिए कि अध्यापक यानी कि टीचर चाहिए। फिर यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि एस ई सेट, सेट से आप याद रखेंगे एस ई टी, सेट से आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे सेट से? सेट से आप याद रख सकते हैं कि सेट से क्या होगा कि एस फॉर स्टूडेंट, ई फॉर इन्वायरमेंट, टी फॉर टीचिंग। यानी कि हमें शिक्षण के लिए शिक्षण एक क्या बताया कि त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया जॉन डीवी साहब ने। और उन्हें बताया कि शिक्षण के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। भाई अगर हमको शिक्षण करना है तो हमें क्या चाहिए? छात्र ही नहीं रहेगा तो हम कैसे शिक्षण कर लेंगे? अध्यापक ही नहीं रहेगा तो हम कैसे शिक्षण कर लेंगे? और हमारा इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा शिक्षण का तो हम कैसे शिक्षण कर सकते हैं? ठीक है, तो शिक्षण के लिए इन्वायरमेंट भी तो चाहिए। हमको क्या चाहिए? छात्र चाहिए, अध्यापक चाहिए और इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, ये तो जॉन डीवी साहब ने बताया कि शिक्षण के लिए एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, इसीलिए उन्होंने बोला। ठीक है, अब देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो टीचिंग कई कई सारे एग्जामों में आता है। ठीक है, DW इसको किसने दिया था कि DW एलन साहब ने दिया था, DW एलन ने दिया था। ठीक है, अगर पूछेगा कि माइक्रो टीचिंग किसने दिया था, DW एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकरण लघु रूप से है जिसे थोड़े थोड़े विद्यार्थी वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। इसमें थोड़े विद्यार्थी होते हैं और अल्प समय में शिक्षण किया जाता है, इसको बोला जाता है सूक्ष्म शिक्षण। आगे देखते हैं कि क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण। इसमें ये आप ग्राफ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, इसके 6 स्टेप्स हैं। एनसीईआरटी के अनुसार इसमें 6 स्टेप्स हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है हमारा? प्लानिंग करना। फिर है टीचिंग, फिर उसका होता है कि फीडबैक लेना, फिर क्या है? रीप्लान, फिर रीटीच, फिर री फीडबैक। अब जो हमारा प्लानिंग होता है वो हम घर से करके आते हैं, इसलिए इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती, इसमें कोई टाइमिंग नहीं लगती क्योंकि ये हम घर से करके आते हैं प्लानिंग को। तो जो हमारा टाइमिंग होता है लगता है कहाँ से शुरू होता है? टीचिंग से। टीचिंग यानी कि 6 मिनट की यहाँ से हो गई टीचिंग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि फीडबैक लेते हैं। फीडबैक हमारी कितने मिनट की? 6 मिनट का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर रीप्लान करते हैं हम। रीप्लान करने के लिए हमको 12 मिनट लगता है। रीप्लान करने के लिए हमको 12 मिनट का टाइम लगता है। फिर उसके बाद हम रीटीचिंग करेंगे तो फिर 6 मिनट लगेगा। फिर रीफीडबैक लेंगे तो फिर 6 मिनट लगेगा। तो इस तरह टोटल यानी कि 6, टोटल कितना हुआ? 6 + 6 + 12 + 6 कितना हो गया? 6, 6 × 5 = 30। और इसमें एक 6 और है, ऐड कर दीजिए। 6 6 6 12, 12 दूनी 24, 24 6 30, 6 36 मिनट, यानी कि टोटल कितना हुआ?
36 मिनट यानी कि 36 मिनट की क्या होती है कि ये माइक्रो टीचिंग होती है हमारी। कुल समय कितना लगता है इसमें? 36 मिनट लगता है। शिक्षण शिक्षण सत्र बोला जाता है टीचिंग सीजन। अब प्लानिंग में हमारा नहीं है क्योंकि प्लानिंग हम घर से करके आते हैं, तो इसमें टाइमिंग फर्स्ट वाले स्टेप में टाइमिंग नहीं देंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप के अनुसार इसमें क्या आता है कि शिक्षण सत्र यानी टाइमिंग में जो है हमारा शिक्षण सत्र होता है टीचिंग सीजन, वो कितने का होता है? 6 मिनट का होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि फीडबैक लेते हैं, जो हमने पढ़ाया उसका हम फीडबैक लेते हैं, प्रतिपुष्टि बोलते हैं, वो 6 मिनट का होता है। थर्ड नंबर पे परियोजना आ गई। परियोजना सत्र क्या होता है? रीप्लान हम करने लगते हैं, रीप्लानिंग करेंगे पढ़ाने के लिए, फिर 12 मिनट हमको लगता है। फिर फोर्थ नंबर पुनः अध्यापन सत्र होगा यानी कि री टीचिंग होगी। फिर री टीचिंग के लिए हमको 6 मिनट फिर लगता है। फिर पुनः प्रतिपुष्टि, फिर री फीडबैक लिया जाएगा कि क्या पढ़ाया गया, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। तो टोटल कितना हुआ? 36 मिनट का टाइम हुआ। और स्टेप कितने हैं? 6 स्टेप याद रखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार। शिक्षण के प्रकार में देखिए, बृहत शिक्षण हो गया हमारा, बृहत शिक्षण, और टोली शिक्षण हो गया, और पुनर्शिक्षण हो गया, और उपचारात्मक शिक्षण हो गया। बृहत शिक्षण माइक्रो टीचिंग बोला जाता है। अभी माइक्रो टीचिंग हमने देखा, ये मैक्रो टीचिंग यानी कि बृहत शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण हमने देख लिया, बृहत शिक्षण। अब ये ग्रुप टीचिंग क्या होती है यानी कि टोली शिक्षण, आगे हम देखेंगे। री टीचिंग यानी कि पुनर्शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग। आगे देखते हैं नोट। सूक्ष्म शिक्षण हमारे शिक्षण का प्रकार नहीं है, यह प्रशिक्षण ट्रेनिंग का भाग है। इसलिए हमने क्या किया कि माइक्रो टीचिंग को टीचिंग मेथड, टीचिंग टाइप्स में नहीं रखा है। हम अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बाकी हम टीचिंग ये सारी चीजें किसमें यूज करते हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, ग्रुप टीचिंग, री टीचिंग, तो ये शिक्षण के प्रकार है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण है ये टीचिंग में नहीं आता है। ये किसमें आता है कि ये हमारा एक क्या है कि ये क्या है हमारा प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग में। इसको किसमें यूज किया जाता है? जो माइक्रो टीचिंग है सूक्ष्म शिक्षण को, ये हमारा ट्रेनिंग में यूज किया जाता है। तो ये टीचिंग के प्रकार में नहीं आता है। शिक्षण के प्रकार में क्या क्या है ये देख लिया। चलिए आगे देख के बात करते हैं मैक्रो टीचिंग क्या होती है। मैक्रो टीचिंग क्या होती है? मैक्रो टीचिंग में क्या किया जाता है कि विस्तार तरीके से पढ़ाने से रिलेटेड है। इसमें अध्यापक एक ही समय में सभी छात्रों को सूचना प्रदान करता है। यह शिक्षण पूरी कक्षा को लेकर होता है, न कि सूक्ष्म शिक्षण की तरह छोटे समूहों में कर किया जाता है। बृहद शिक्षण व्याख्यान विधि पर आधारित होता है। बृहद शिक्षण में छात्रों की संख्या होती है, बृहद छात्रों की क्या होती है? इसमें संख्या होती है, ठीक है। बृहद शिक्षण में ये विस्तारित रूप से होता है। जैसे हमने माइक्रो टीचिंग में देखा कि कम कम बच्चे होते हैं और कम समय में स्टडी कराई जाती है, लेकिन मैक्रो टीचिंग में ऐसा नहीं। मैक्रो टीचिंग में क्या होता है बृहद शिक्षण में कि विस्तार तरीके से पढ़ाया जाता है इसमें, और इसमें छात्रों की संख्या भी होती है अधिक, ठीक है। वो हमारा जो माइक्रो टीचिंग है वो टीचिंग के टाइप्स में नहीं आता। फिर से बता दें आपको, वो क्या है? ट्रेनिंग है। आगे देखते हैं टोली शिक्षण क्या होता है, ग्रुप टीचिंग क्या होती है। इसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन प्रदान करते हैं, ठीक है, और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षक का उत्तरदायित्व लेते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक शिक्षक अगर भाग ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे कि ग्रुप टीचिंग हो रही है, यानी कि कई सारे टीचर मिल करके शिक्षण करवा रहे होते हैं, इसमें टीचिंग करते हैं, तो इसको बोला जाता है ग्रुप टीचिंग। आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे पुनर्शिक्षण क्या होता है, रीटीचिंग क्या होती है कि अर्थ दोबारा पढ़ाना। इसमें अध्यापक सभी बच्चों को ध्यान में रख करके 2 बार पाठ्यक्रम पढ़ाता है, ठीक है। इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि किसी बच्चे को वह पाठ याद है, किसको नहीं। पूरा का पूरा पाठ सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे भले ही किसी को वह पाठ याद हो। पहले क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं तो उनको कोई पाठ यानी कि कोई लेसन है वो जल्दी से लर्न हो जाता है, जल्दी से याद कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 बार पढ़ाया जाता है। कोई बच्चे याद किया हो या ना किया हो, 2 बार पढ़ाया जाता है, ताकि जिन बच्चों को नहीं याद है उनको भी याद हो जाए या वो भी पढ़ सकें, वो भी समझ सकें। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, रिमेडियल टीचिंग क्या होती है? उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक मूल्यांकन के बाद होता है, यानी कि जब हम निदानात्मक यानी कि शिक्षण कर लेते हैं तो उसके बाद क्या आती है? रिमेडियल टीचिंग होती है, उपचारात्मक शिक्षण होता है, जिसमें हम क्या कमी रह गई है उसको सुधारते हैं, कमी को हम सुधारते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं टीचिंग मेथड के बारे में। मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के तरीके क्या होते हैं। आगमन विधि आती है पहले। इंडक्टिव मेथड, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया है, ये इंडक्टिव मेथड क्या होती है कि छात्र केंद्रित होती है। अरस्तु ने दिया था इसको, किसने दिया था, अरस्तु साहब ने दिया था। इस विधि के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इस विधि में हम पहले बच्चों क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण सहित अच्छी तरह से समझ जाते हैं। बच्चों को इसमें प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है, यानी कि पहले उसको हम विशिष्ट प्रकार का यानी कि उदाहरण देते हैं। ये कैसे होती है कि मूर्त से अमूर्त की रूप में चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। वही चीजें जो हमें ज्ञात है पहले बच्चों को बताया जाता है, उसका उदाहरण दिया जाता है, तो उसके बाद फिर उसको नियम बताया जाता है। तो ये हो गई आगमन विधि, यानी कि पहले उदाहरण बताना फिर उसके बाद नियम बताना। पहले हम किसी चीज को, जैसे हमने बता दिया कि एप्पल, एप्पल हमको सिखाना है, एप्पल की स्पेलिंग अगर बच्चे को सिखाना, तो पहले हम बच्चे को क्या दिखाएंगे, पहले हम बच्चे को एप्पल दिखाएंगे। एक मूर्त रूप में बच्चों को हम क्या दिखाएंगे, एप्पल दिखाएंगे। जो उससे क्या है, पता है कि ये एप्पल है, उसको हम दिखाएंगे कि ये, इसको एप्पल बोला जाता है। वो तो जानता तो है कि ये क्या चीज है, सेब है, तो लेकिन हम एप्पल उसको बताने के लिए क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे कि हाँ यार ये तो ये एप्पल है, फिर वो जान जाएगा कि ये एप्पल है। तो अतः इसमें क्या करता है कि बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। ये आगमन विधि हो गई, ठीक है। इंडक्टिव मेथड इसको बोला जाता है। ये क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, यानी कि छात्र केंद्रित होती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर पूछा जाए क्या होता है, आगमन आता है। मूर्त से अमूर्त की ओर आगमन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन, ज्ञात से अज्ञात होता है आगमन, ठीक है। अब निगमन बात करते हैं। निगमन को भी अरस्तु साहब ने दिया था, डिडक्टिव मेथड इसको बोला जाता है। इस विधि में क्या होता है, ना से नियम, याद रखिएगा, ट्रिक है ये, ना से नियम और ना से निगमन, आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, बच्चे को पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि उदाहरण उसको बताया जाता है, ठीक है। नियमों में से नियम बनाना भी सीख लेता है, ठीक है। यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर कही जाती है, क्योंकि जो हमारा उदाहरण होता है वो विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है आगमन, और ये जो हमारी निगमन होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, उसी का उल्टा जस्ट कर दीजिए आगमन का। तो ये निगमन पूछ लिया जाता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी मेथड है, तो ये निगमन विधि में आता है। यह विधि उच्चतर स्तर पर अपनाई जाती है, ठीक है। विधि अध्यापक केंद्रित होती है। ये विधि क्या होती है, अध्यापक केंद्रित होती है और उच्चतर स्तर में अपनाई जाती है, हाई लेवल में, ठीक है। पहले इसमें नियम बताया जाता है, अतः इसको प्राचीन समय में गणित और व्याकरण के लिए अच्छी मानी गई, परंतु अध्यापक केंद्रित होने के कारण प्राथमिक स्तर पर यह व्याकरण और गणित को भी उदाहरण के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। गणित और अब क्या है कि अध्यापक केंद्रित होने के कारण क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर जो व्याकरण होते हैं, गणित को भी क्या करता है, उदाहरण से भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, उदाहरण के द्वारा। चलिए आगे किंडरगार्टन मेथड देखते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली क्या है कि जर्मनी के फ्रोबेल, किंडरगार्टन प्रणाली किसने दी थी बोलेगा, पूछेगा, तो जर्मनी के फ्रोबेल ने दिया था। ये जर्मनी के रहने वाले थे। इनके अनुसार स्कूल बच्चों का क्या है, बाग है। स्कूल बच्चों का क्या है, गार्डन है, बाग है, बताया इसमें किन्होंने, किंडरगार्टन ने, वो फ्रोबेल ने बताया। किंडरगार्टन प्रणाली इन्होंने दिया, जिसमें बालक के स्वक्रिया से स्वच्छंद के वातावरण में खेल सके। किंडरगार्टन प्रणाली में बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। इसमें किंडरगार्टन मेथड जो होती है, प्रणाली होती है, उसमें बच्चों स्कूल बच्चों का बाग बताया, और बच्चा क्या करता है इसमें, खेल खेल में, स्वच्छंद वातावरण में, यानी कि खुले वातावरण में खेल खेल में सीखता है कोई चीजें, ठीक है। इसको, ये किंडरगार्टन प्रणाली है। किंडरगार्टन शिक्षा के लाभ क्या है कि शिशु शिक्षा पर बल देता है, ठीक है। जो किंडरगार्टन प्रणाली है वो शिक्षा पर बल देता है, यानी कि बालक छोटा बच्चा है तो उसकी शिक्षा पर बल देता है, उसको खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। खेल द्वारा शिक्षा होती है इसमें, बालकों को स्वतंत्रता होती है, वो ड्रेस और से कोई मतलब नहीं है, तो वो खुला, यानी कि बच्चा एक खुले वातावरण में जिए, खुले वातावरण में खेले। व्यक्तित्व की विभिन्नताएं होती है, इसमें सामाजिक भावना का विकसित होना होता है, सामाजिक भावना इसमें विकसित होने लगती है। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति क्या है, 4 नंबर, इन्होंने कम बुद्धि बालक की शिक्षा का कार्य शुरू किया, ठीक है। जो कम बुद्धि वाले बालक थे उनके लिए इन्होंने शिक्षा का कार्य शुरू किया, ठीक है। इन्होंने अनुभव किया कि मानसिक कमजोरी ज्ञानेंद्रियों के उचित प्रशिक्षण के अभाव में होती है, ठीक है।
अतः इन्होंने कम बुद्धि वाले बच्चों को खेल विधि से सीखने पर बल दिया। जो कम बुद्धि वाले बालक थे तो इन्होंने मोंटेसरी जी ने क्या किया कि उनको खेल विधि के माध्यम से सिखाया। अब मोंटेसरी की शिक्षा के गुण क्या क्या हैं? मोंटेसरी शिक्षा के गुण क्या है? ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाए ना, ठीक है, बल दिया गया। इसमें स्वतंत्रता पर बल दिया गया और शारीरिक शिक्षण पर बल दिया गया, स्व शिक्षा पर बल दिया गया, दंड पर का बहिष्कार इसमें किया गया, दंड नहीं देना बच्चों को, शिक्षा खेल के माध्यम से देना, खेल खेल से शिक्षा को देना। तो ये हमारी मोंटेसरी विधि। आप देखते हैं परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड क्या है? प्रोजेक्ट शिक्षण प्रणाली के जन्मदाता कौन है? जॉन डेवी। प्रोजेक्ट मेथड किन्होंने दिया? जॉन डेवी ने। जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक ने दिया था। परियोजना विधि को किसने दिया था? प्रोजेक्ट को। तो देखिए पी फॉर प्रोजेक्ट और पी फॉर पैट्रिक याद रखिएगा, ऐसे याद रहेगा। प्रोजेक्ट ये किलपैट्रिक कौन थे? ये जॉन डेवी के शिष्य ही थे। यह विधि जॉन डेवी की विचारधारा पर, दर्शन पर आधारित है, ठीक है। किलपैट्रिक के मतानुसार क्या है? प्रोजेक्ट एक मनोकूल स्वाभिप्राय क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में अग्रसर होता है, ठीक है, सामाजिक वातावरण में अग्रसर होता है। प्रोजेक्ट यानी कि पद्धति की प्रक्रिया, प्रोजेक्ट मीन्स पद्धति की प्रक्रिया। अध्यापक बच्चों से वाद विवाद करके समस्या उत्पन्न करता है और बच्चों को बोलता है कि इस समस्या का हल ढूंढो, यानी कि एक प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, उस समस्या को लेकर के क्या करते हैं? एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको प्रोजेक्ट मेथड बोला गया। प्रोजेक्ट बच्चों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। 6 स्टेप्स हैं इसमें। 6 स्टेप्स कौन कौन से हैं? प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, एक सिचुएशन को देना उनको, फिर चूजिंग पर्पस को एक चूज करना, ठीक है, ये क्रम पूछ लिया जाता है। प्लानिंग करना, फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूट करना, फिर इवेल्यूटिंग यानी कि आकलन करना प्रोजेक्ट का, फिर रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हम आगे बात करेंगे इसमें हम। देखिए आगे देखिए आता है स्वानुभाविक यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक का मतलब है कि खोजबीन करना, यानी कि खोज के माध्यम से सीखना, खोज मेथड है ये। ह्यूरिस्टिक शिक्षण क्या है? ह्यूरिस्टिक खोज के माध्यम से इसमें सिखाया जाता है। इसके प्रतिपादक कौन थे? आर्मस्ट्रांग थे। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है अन्वेषण यानी कि खोज करना, बच्चा अपने आप खोजबीन करके सीखता है इसमें। इस शिक्षण में अध्यापक या परामर्श की सहायता आवश्यकता नहीं होता, बच्चा खुद इसमें खोज करता है और खुद सीखता है। आगे देखते हैं के लिए इसमें क्या होता है? अध्यापक बच्चों को क्या करता है? एक समस्या के लिए प्रश्न दे देता है और वह वहां से हट जाता है जब बच्चे इसका हल खोजते हैं। तो बच्चे क्या करता है? अध्यापक क्या करता है? बच्चे को एक कोई प्रोजेक्ट दे दिया, प्रोजेक्ट मेथड में तो प्रोजेक्ट दे देता बनाने के लिए। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक समस्या दे दिया जाता है और बच्चा क्या करता है? उसको खुद ही यानी कि सोचता है और खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, तो इसको खोज मेथड बोला गया, यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को किसने दिया था? आर्मस्ट्रांग ने। अब 9th नंबर देखते हैं कि व्याख्यान विधि क्या होती है। व्याख्यान विधि जानेंगे हम। लेक्चर या डिस्क्रिप्टिव मेथड, इस विधि में अध्यापक एक पाठ को तैयार करके आता है और किसी विषय के विविध प्रश्नों को विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यह विधि वह शिक्षक केंद्रित होती है। इस विधि का प्रयोग उच्चतर स्तर की कक्षा के लिए क्या किया जाता है? जैसे लेक्चर मेथड हो गया, बोला जाता है ना कि आज आज ये लेक्चर मिला है, आज ये लेक्चर दिया गया, तो इसमें क्या होता है? उच्चतर कक्षाओं के लिए होती है, जिसमें लेक्चर बताया जाता है। इसमें क्या होता है कि टीचर एक अच्छा लेक्चर, एक कोई जैसे लेसन है उसको तैयार करके आता है और बच्चों के सामने वो प्रस्तुत करता है, तो इसी को बोला गया व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। आप ये बड़ी कक्षाओं में देखने को मिलता है, उच्चतर कक्षाओं में। परिचर्चा विधि क्या होती है? डिस्कशन मेथड। इस विधि में छात्र और अध्यापक किसी विषय पर क्या करते हैं कि चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इस विधि के द्वारा सभी अपने अपने विचार रखते हैं इस विधि में, ठीक है। आगे देखते हैं कई बार छात्र किसी विषय को लेकर के विभेद भी करते हैं। इस विधि के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि सभी छात्र आमने सामने अपने अपने क्या करते हैं? विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? बच्चों में विचार क्षमता, सृजनात्मकता बढ़ती है, ठीक है। 11 नंबर पे देखते हैं कि क्या है? निदर्शन मेथड यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि डेमो से याद रखिएगा, डेमो करके दिखाना। जब अध्यापक रोचक उदाहरण, चार्ट
नक्शे, मॉडल, प्रोजेक्ट तथा अन्य प्रकार के शिक्षण सामग्री प्रयोग करके पढ़ाता है तो यह निरूपण विधि कहलाती है, यानी कि निदर्शन विधि या निरूपण विधि कहलाती है। यह शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। शिक्षण की अगर सर्वोत्तम विधि बोला जाएगा, पूछा जाएगा तो क्या आप क्या बताएंगे? निदर्शन विधि, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसको निरूपण विधि भी कहते हैं। इसमें डेमो के माध्यम से सिखाया जाता है। अब देखते हैं कि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। इस विधि में बालक को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराकर भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना माध्यम बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से चीज अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अनंत उपयोगी है। श्रव्य सामग्री और दृश्य सामग्री क्या हो गई? श्रव्य मतलब वे सामग्री जिसको हम सुन सकते हैं, जैसे रेडियो हो गया, तो ये दृश्य सामग्री हो गई, श्रव्य सामग्री हो गई जिसको हम खाली सुन सकते हैं। और दृश्य सामग्री क्या हो गई? जैसे दृश्य सामग्री क्या हो गई? जैसे जिससे हम देख सकते हैं, जिसमें हम जैसे मॉनिटर हो गया उस पर देख सकते हैं तो दृश्य सामग्री हो गई, ठीक है। प्रोजेक्टर हो गया, दृश्य सामग्री हो गई, उस पर हम देख सकते हैं बस। तो ये दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री। निदर्शन विधि हम देख लिए हैं, प्रोजेक्ट हमने देख लिया है। आगे विश्लेषण विधि देखेंगे, एनालिसिस मेथड। इस विधि में समस्या के छोटे छोटे भागों को बांटकर अध्ययन की का समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। विश्लेषण विधि में क्या होता है? एनालिसिस करते हैं किसी चीज का, तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे भागों में समस्या को बांट दिया जाता है और उसका समीक्षा करते हुए उसका क्या किया जाता है? हल किया जाता है। अब देखते हैं आगे सिंथेसिस मेथड, यानी कि संश्लेषण विधि क्या होती है? एनालिसिस या सिंथेसिस। जनक इसके कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। इसके भी ह्यूरिस्टिक के भी हैं और इसके संश्लेषण के भी हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। संश्लेषण किसके बाद होता है? विश्लेषण के बाद ही होता है, ठीक है। इस विधि में किसी समस्या का गतिविधि छोटे छोटे भागों में जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। अब विश्लेषण में क्या था कि हम छोटी छोटी समस्याओं के तोड़ करके हल करते थे। इसमें क्या है? जोड़ करके हम हल करेंगे, छोटी छोटी चीजों को हम उसमें ऐड करके हल करेंगे। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विश्व में 1979 में जर्मन लिंगजिंग शहर विलियम बुंट द्वारा। अब भारत में 1916 में कलकत्ता। जनक किसके हैं? डॉक्टर सेन गुप्ता। ये पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं। तो आज की ये रही टीचिंग मेथड के बारे में जाना, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में जाना। तो ये काफी अच्छा वीडियो है और काफी नंबर देने वाला वीडियो है, नॉलेजफुल वीडियो है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच।